फेडरल बैंक के 105 खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाया गया। करीब 1 करोड़ से ज्यादा की संदिग्ध एंट्रीज इसमें दिख रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से इस बात का खुलासा हुआ। सुपेला पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस बैंक से खातों की जानकारी मांग रही है। तो एक बड़ी खबर भिलाई से सामने आ रही है। फेडरल बैंक के 105 खातों में संदिग्ध लेन देन दिख रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा का यह संदिग्ध लेन देन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से इसका खुलासा हुआ। सुपेला पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। बैंक से खातों की डिटेल निकाली जा रही है। तो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, जो मामला दर्ज किया है वो किन पर है, इन सारी डिटेल्स के लिए हम चलते हैं हमारी सहयोगी कोमल के पास। कोमल, एक बड़ा मामला है, पहले तो बताएं जो पोर्टल से पता चला है वो क्या बात है, ये किन के खाते हैं, कुल कितनी संख्या है? जी आपको बता दूं कि दुर्ग जिले में ऐसे खातों की संख्या 216 है, लेकिन अगर हम भिलाई की बात करें तो भिलाई के फेडरल बैंक में 105 ऐसे खाते संदिग्ध लेन देन जिसमें पाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से ये जानकारी यहाँ पहुंची थी पुलिस अधीक्षक के पास में, और इसमें कल मामला दर्ज किया गया है। सुपेला थाना प्रभारी ने मामला दर्ज किया और बैंक के मैनेजर सहित जो खाता धारक है उनसे भी अब जानकारी ली जा रही, क्योंकि बैंक में जो संदिग्ध लेन देन हुआ है कोई नॉर्मल नहीं है। 1 करोड़ 2 लाख करीब की ये राशि है जो अलग अलग 105 खातों से इसमें संदिग्ध लेन देन हुआ है। और आपको बता दूं कि लगातार साइबर ठगी और कई गेमिंग ऐप जैसे महादेव ऐप पर लगातार मामले उठते रहे हैं, तो उस तरह के कई ऐसे खातों में वो खाते किराए पर लेकर के लेन देन करते रहे। तो इस तरह के खातों की संदिग्ध चीजें जब सामने आती है और जब इन खाता धारकों से केवाईसी और अन्य दस्तावेज मंगाए जाएंगे और अगर उनके खाते में इतनी रकम आई है तो ये रकम कहाँ से आई है वो उसे क्लैरिफिकेशन देंगे। उसके बाद इस पूरे मामले की जो खुलासा होगा वो होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो इसमें बैंक कर्मियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही, क्योंकि एक साथ इतने संख्या में खाते खुलना और उसमें लाखों के लेन देन होना कोई मामूली बात नहीं होती है। जिस तरीके से प्राइवेट बैंक है फेडरल बैंक, तो यहाँ पर जो लेन देन हो रहे हैं उसमें एक टारगेट होता है कि खाता उनको खोलना होता है। और जिस तरीके से गेमिंग ऐप में और आपको जो साइबर ठगी के लगातार जो मामले आते हैं, चाहे हम डिजिटल अरेस्ट की बात करें, उसमें खाते में अगर यूज होते हैं वो खाते किराए पे लेने की बात भी कई बार पुलिस सामने दिखा चुकी, खुलासा कर चुकी इन सारे मामलों में। तो कई एंगल से इसमें पूरी जांच की जा रही है। चलिए, आप इस पर नजर रखिएगा। जैसा कोमल हमको बता रही कि ऐसे खाते सैकड़ों में हैं जिनको खंगाला जाएगा, पता लगाया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोमल, जैसा हमको बता रही कि ट्रांजैक्शंस संदिग्ध पाए गए हैं, केंद्रीय पोर्टल से इसकी जानकारी मिली। समन्वय पोर्टल में इस जानकारी के बाद पुलिस ने खातों की डिटेल बैंक से मांगे हैं। फेडरल बैंक के इन खातों की अब पूरी तस्दीक की जाएगी। रायपुर से एक बड़ी खबर दे दें। आदिवासी बहनों की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी सोहेब अहमद उर्फ सैफ और गुलाम मुस्तफा उर्फ काली भांचा को यह सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने फैसला सुनाया। 10 दिसंबर 2019 का यह वारदात और घटनाक्रम थी। टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला था, जिसमें अब दोहरी सजा सुनाई गई है। दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रायपुर से ही खबर है। नशा तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। नशीली गोलियां बेचने और गांजा तस्करी केस में फैसला है। आरोपी अमित भदौरिया, राम अवतार गुप्ता और सलमान शाह को 10 साल की सजा हुई है। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट का फैसला। एनडीपीएस मामले में लगातार आरोपियों को सजा दी जा रही है। एक बड़ा अपडेट रायपुर से और है। छत्तीसगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट की समीक्षा की जा रही है। मंत्रालय में गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हो रही है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बातचीत हो रही है। प्रदेश में नक्सल गतिविधियों को लेकर चर्चा हो रही है। डीजीपी अशोक जुनेजा और आला अधिकारी पुलिस के मौजूद हैं। बीजापुर नक्सल अटैक के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नक्सल एक्शन, एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लेकर यह महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है। तो याद होगा आपको, बीते दिनों जो घटनाक्रम घटा, इसके बाद बीजापुर नक्सल हमले की, इसमें परिस्थितियों की, नक्सल ऑपरेशंस की, सभी की समीक्षा हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातचीत हो रही है। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी इस मीटिंग को कर रहे हैं।
और बीजापुर से एक बड़ी खबर आपको दे दें। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एसआईटी की टीम घटनास्थल गई। सेप्टिक टैंक के ऊपर के लेंटर को निकाला है। बाड़े के रूम नंबर 11 के सेप्टिक टैंक को पूरी तरह छानबीन की गई। अब तक मोबाइल नहीं मिल रहा है मृत पत्रकार का। एसआईटी टीम ने रूम नंबर 11 सील कर दिया है। आरोपियों ने हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में फेंका था। तो सेप्टिक टैंक को पूरी तरह खंगाला गया, उसकी छानबीन की गई, उसका पूरा लेंटर निकाल दिया गया। दूसरी तरफ जिस सेप्टिक टैंक में लाश मिली थी, शव मिला था, उसके सामने जो कमरा है उसको सील कर दिया है, उसकी भी छानबीन की जा रही है। फिलहाल अब तक मृतक पत्रकार का मोबाइल नहीं मिला है, जिसको लेकर एसआईटी टीम पूरे क्षेत्र को, इस पूरी जगह को खंगाल रही है, छानबीन कर रही है। बिलासपुर से खबर देते हैं आपको। पेट्रोल पंप पर उठाईगिरी हो गई है। 50,000 रुपए की उठाईगिरी हुई। 2 युवक काउंटर से रकम लेकर भाग गए। 500 रुपए की चेंज कराने के बहाने ये पेट्रोल पंप के भीतर दाखिल हुए थे। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। कोटा के पुष्कर पेट्रोल पंप की घटना है। ये देखें आप, काउंटर से रुपए लेकर भागे हैं। 500 रुपए की चेंज कराने के बहाने पेट्रोल पंप के भीतर गए थे और फिर रुपए लेकर ये वहां से भाग गए, चंपत हो गए। इधर रायपुर नगर निगम में प्रशासक नियुक्त होते ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। दस्ते ने पचपेड़ी नाके के पास सड़क किनारे कब्जा कर ठेला लगाने वालों पर एक्शन लिया। नगर निगम के तेवर देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ेगी। नगर निगम प्रशासक गौरव सिंह ने नगर निगम के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। वहां पहुंचे लोगों से बातचीत की, समस्याओं को सुना। प्रशासक ने अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निराकरण का निर्देश भी दिया है। एक बड़े अहम मुद्दे की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर अक्सर सरकार को घेरा जाता है, सियासत होती है, लेकिन अब इस बीच मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने धर्मांतरण को रोकने एक कठोर कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण बाद में राष्ट्र अंतरण का सबब बनेगा, कारण बनेगा, इसलिए इसको रोकना बेहद जरूरी है। वर्तमान में इसके लिए जो प्रावधान है वो पर्याप्त नहीं है। नौकरी और रोजगार का लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। हर हिंदू को अपने धर्म के लिए सजग रहने की आवश्यकता है, इसके लिए उनको जागरूक किया जाए, इसकी भी आवश्यकता वो जताते हैं। अपने जो धर्म है उस पर अडिग रहना चाहिए और धर्मांतरण एक राष्ट्र के लिए घातक है। एक टाना चाहिए, मैं अधिकृत रूप से सरकार की ओर से तो नहीं कह सकता, पर व्यक्तिगत रूप से ये जरूर कह सकता हूँ कि इस पर कठोर कानून बनने चाहिए। धर्मांतरण के बाद अब सेहत को लेकर बढ़ रहे डर की बात करेंगे। एचएमपीवी वायरस की चर्चा चारों तरफ है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन डर जैसी कोई बात नहीं, ये बार बार बताया जा रहा है। चीन में कहर फैलाने के बाद भारत में अभी तक 8 केस इसके संक्रमित पाए गए हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी हो गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम अफसरों के साथ मीटिंग की, स्थिति की समीक्षा की। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम को सतत निगरानी का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के अस्पतालों में आईसीयू, वेंटिलेटर, जरूरी दवाओं के पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश हैं। एक खबर यह भी है कि एचएमपी वायरस की जांच के लिए फिलहाल प्रदेश में कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई सस्पेक्टेड केस जांच करवानी पड़ जाए तो उसे किसी दूसरे राज्य में सैंपल भेजना होगा। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य टीम के साथ यहां अधिकारी संपर्क में हैं। प्रदेश में भी इसकी जांच हो पाए, इसके प्रयास जारी हैं। जो एचएमपीवी वायरस है, जिसके बारे में हम सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। प्रदेश के सभी स्थानों पर प्रमुख जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें आईसीयू बेड और सामान्य रूप से जो इसमें लगने वाले जो दवाइयां हैं उन सब की स्टॉक पर्याप्त हो, इस बात को लेकर ये तय किया गया कि सारी व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित कर रखेंगे। धमतरी पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
63 विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचे हैं। 15 कार्यों का लोकार्पण भी किया। डिप्टी सीएम अरुण साव भी इस मौके पर उनके साथ मंच पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धमतरी की तस्वीर है जहां 63 विकास कार्यों का शिलान्यास किया, 15 कार्यों का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद रहे, क्षेत्र के लोगों को सौगात दी। तो धमतरी से ये खबर है जहां विभिन्न विकास कार्यों के लिए और योजनाओं का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे। हितग्राही सम्मान समारोह का यह मंच, जिसके साथ ही इस इलाके के लोगों को विकास कार्यों की सौगात मिली है। धमतरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 63 ऐसे कार्य हैं जिनको शुरू किया जाना है क्षेत्र में और 15 कार्य ऐसे हैं जिनको लोकार्पित भी किया है। स्वामित्व कार्ड बांटे हैं, हितग्राहियों का सम्मान किया है, नई योजनाओं को लॉन्च किया है, विभिन्न योजनाओं का भूमि पूजन किया है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं, 15 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका लोकार्पण भी किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। इधर कवर्धा में वन विभाग की जमीन पर 10 सालों से अतिक्रमण हो रहा है। रेंगाखार जंगल क्षेत्र के उमरिया गांव में मध्य प्रदेश से आए 15 परिवारों ने झोपड़ी बनाकर डेरा डाल रखा है। आरोप यह है कि लोग गांव के बाहर तकरीबन 15 सालों से जंगल पर कब्जा कर रह रहे हैं और 1000 से अधिक बेशकीमती पेड़ों की बलि चढ़ाकर अवैध तरीके से खेती कर कब्जा कर रहे हैं। वे खेत बनाने के लिए पेड़ों को पहले सुखा देते हैं, फिर उनको काट देते हैं। ऐसा ही नहीं, वन विभाग को इस बात की जानकारी ना हो ऐसी बात भी नहीं है। जानकारी होने के बावजूद विभाग ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल हैं। हालांकि डीएफओ अतिक्रमण पर कार्रवाई करने और क्षेत्रीय अधिकारियों से जवाब तलब करने का आश्वासन दे रहे हैं। जो पेड़ की कटाई है, अगर कुछ अवैध पेड़ की कटाई हुई है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे हम लोग स्पष्टीकरण भी लेंगे और इस पे सभी पे जांच करवाया जाएगा। इस तरह की जो घटनाएं आ रहे हैं उस पे हम लोग पीओआर रजिस्टर भी कर रहे हैं और जो भी इस तरह की जो घटनाएं होंगी उस पे उचित कार्रवाई जो रहेगी वो किया जाएगा। जशपुर पुलिस जिले में ऑपरेशन शंखनाद के तहत पशु तस्करों पर लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में फरार 2 तस्करों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर जेल भेजा। एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी ने बताया कि एक आरोपी को दुलदुला पुलिस और दूसरे आरोपी विजय भगत को मनोरा चौकी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये दोनों बीते दिन पशु तस्करी के अलग अलग मामलों में संलिप्त थे। प्रकरण के आरोपी इमरान खान, जो पशु तस्करी का कुख्यात पूर्व से भी आरोपी रहा है, थाना लोनाम में इसके विरुद्ध पशु तस्करी के 2 मामले पूर्व से पंजीबद्ध थे तथा नारायणपुर में चोरी के मामले भी पंजीबद्ध रहे हैं। इसको दुलदुला पुलिस को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। वहीं बलरामपुर जिले में धान खरीदी में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहां किसानों से प्रत्येक बोरी 400 से 500 ग्राम ज्यादा धान तोला जा रहा है। किसानों को इससे हजारों का नुकसान है। धान खरीदी केंद्र गोपालपुर का मामला है। किसानों से प्रत्येक बोरी 40 किलो 700 ग्राम धान लिया जा रहा है, लेकिन 41 किलो 200 ग्राम तक तुलाई की जाती है। किसान कहते हैं कि उन्हें समिति द्वारा वास्तविक धान तुलाई की जानकारी नहीं दी गई, इसीलिए सभी किसान 41 किलो या उससे ज्यादा धान लेकर पहुंच रहे हैं। समिति प्रबंधक ने सूखत का हवाला दिया और इसीलिए ज्यादा धान तौलने की बात है। कितना धान देता था एक बोरी में? 41। काहे 41 किलो देता था? तो 41 किलो यहाँ तो बोलते करते तो उतनी तो देती। हाँ 40-700 देना है, नहीं मालूम है तो के? ना नहीं तो बताया समिति वाला है? नहीं, बस 41। सर 41 ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि वही 200-300 ग्राम सूख जाता है, इसलिए 41 लेना पड़ता है। अगर उठाव होता तो नहीं लेना पड़ता। 24 घंटे में उठाव का रहता है, यहाँ 24 दिन में उठाव नहीं होता है सर।
तो उठाव ना होने का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। उठाव के देरी की वजह कुछ अलग हैं, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं है, ये किसानों की समस्या है। इधर खैरागढ़ से खबर है, गेहूं से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। खैरागढ़ से राजनांदगांव की तरफ ये ट्रक जा रहा था और दल्ली भैंसतरा मोड़ के पास में हादसे का शिकार हुआ। तो एक दुर्घटना घटी है, खैरागढ़ से राजनांदगांव जा रहा ट्रक पलट गया। दल्ली भैंसतरा मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। उधर नारायणपुर में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है, पहचान कर ली गई। पीपीएम और पीएलजीए प्लाटून नंबर 32 के नक्सली बताए गए। नक्सलियों पर कुल 21 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला और 3 पुरुष थे। 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें ये सभी ढेर हुए। तो मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। पीपीएम पीजीएलए प्लाटून नंबर 32 के सदस्य थे। कुल 21 लाख का इन पर इनाम था। 2 महिला और 3 नक्सली थे, पुरुष नक्सली थे, और 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ में ढेर किए गए। भिलाई से खबर है, नगर पालिक चुनाव की तैयारी को लेकर खबर जुड़ी है। विधायक रिकेश सेन नगर पालिका चुनाव के संभाग प्रभारी बनाए गए। बीजेपी ने रिकेश सेन और कुल 9 लोगों की एक टीम बना दी है। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी को जिताने की तैयारी ये टीम करेगी। बता दें आपको, विधायक रिकेश सेन को नगर सरकार और इसे चलाने का तजुर्बा भी है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे संभाग की कमान और जिम्मेदारी उनको दे दी है। चुनाव के संभाग प्रभारी बनाए गए हैं। 9 लोगों की एक टीम है। नगर पालिक चुनाव में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी दारोमदार इन्हीं पर होगा। इधर रायपुर से खबर है, पूर्व पार्षद राकेश दौत्रे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। पार्षद रोहित साहू ने आरोप लगाया था गाली गलौज कर धमकी देने का। खमारडी थाने में पूर्व पार्षद पर मामला दर्ज हो गया है। एक चैनल की डिबेट के दौरान विवाद की स्थिति बनी। पार्षद दफ्तर वो जगह थी जहां पर ये पूरा हंगामा हुआ। पार्षद रोहित साहू का आरोप था, जिस पर अब एक्शन हो रहा है। गाली गलौज कर धमकी देने का आरोप है, जिसमें मामला दर्ज हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व पार्षद राकेश धोत्रे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक चैनल की डिबेट के दौरान गाली गलौज करने का आरोप है, धमकी देने का आरोप है। मुद्दा को लेके आओगे, शालीनता से आओगे, गुंडागर्दी करने आओगे क्या? इसको पूछो मेरे ऑफिस में। अरे कौन होता है गाली देने वाला? किसी को कौन दिया गाली? कौन दिया गाली? और एक बड़ी खबर और अहम खबर है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लखनऊ के उन्नाव में एक एआई सक्षम भविष्यवादी कैंपस की स्थापना कर दी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 2025-26 से भारत की पहले एआई समर्पित बहुविषयक कैंपस की घोषणा की। इस कैंपस में 43 प्रोग्राम्स के तहत इंजीनियरिंग, प्रबंधन, स्वास्थ्य, कानून समेत अन्य क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जानी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2025 में 40 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और 3 करोड़ की सीवी रमन स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। ये कैंपस उत्तर प्रदेश में एआई टेक्निक केंद्र की स्थापना, 21वीं सदी के विद्यार्थियों की बदलती जरूरत को ध्यान में रखते हुए युवाओं को एआई कौशल में सक्षम बनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने वेब पोर्टल और प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर दिया है। इस दौरान कहा कि कैंपस राज्य के एआई आधारित विकास को बढ़ावा देगा। इंडिया का फर्स्ट एआई फोकस वाला मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, हमने डिसीजन लिया कि हम इंडिया का फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एआई कैंपस उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे। और हमें खुशी है कि अभी मार्च 2024 में हमारा एमओयू साइन हुआ था इन्वेस्ट यूपी में, और हमारा जो एमओयू साइन हुआ है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, उसमें 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का हमारा इनिशियल एमओयू साइन हुआ है। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने आप में एक इंटरनेशनल फेम का नाम है
और उत्तर प्रदेश का में उसका आगमन उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा के लिए एक शुभ शगुन है। ये क्रांति होगी रोजगार पर कोर्सेज के लिए भी और एज वेल एज जो और कोर्सेज हैं, एक नई क्रांति लाएगा और नई मेधा देगा छात्रों को।